Hello everyone, I Charul welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 26th lecture in the lecture series of Geomorphology. And guys, as you know that we have started a sub-lecture series on landforms in which we are discussing about each and every landform in detail. So we have already talked about the first order landforms and the second order landforms. And now we are talking about the third order landforms, which basically include fluvial, aeolian and the glacial landforms. So in the previous video, we talked about the basics of the fluvial landform and also about the river system. And now in this video, we will be talking about the fluvial erosional landforms, which include V-shaped valleys, I-shaped valleys, cataract, canyon, rapid, plunge pools and the waterfalls. And in the next video, we will be talking about the fluvial depositional landforms, which basically include the deltas. But before starting this lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. The study of the freshwater bodies is known as. You have to list down the processes which are involved in the erosion and the transportation. Differentiate between the corrosion and the corrosion. The productivity of the river is maximum at the head or the mouth. If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. सो गाइस, हमने देखा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं ये बनते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, जिसमें आती हैं कंप्रेशनल एज वेल एज द टेंशनल फोर्सेस, जो कि ओरिजिनेट होती हैं बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स. उसके बाद हमने देखा सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के बारे में, जिसमें आ रहे थे माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड द प्लेन्स, एंड इनकी फॉर्मेशन एंडोजेनिक एज वेल एज एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण हो रही थी. लेकिन गाइस, जो हमारे थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण बनते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द विंड, रिवर एंड द ग्लेशियर. एंड जो लैंडफॉर्म्स हमारे एक्शन ऑफ द रिवर के कारण बनेंगे उन्हें बोला जाता है फ्लूवियल लैंडफॉर्म. तो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि द पॉइंट एट विच द रिवर ओरिजिनेट इज नोन एज द हेड एंड वेयर इट एंड्स इज नोन एज द माउथ. एंड हमने ये भी देखा था कि एट द हेड ऑफ द रिवर द स्लोप्स आर वेरी स्टीप एंड एट द माउथ द स्लोप्स आर वेरी जेंटल. तो गाइस, इसकी वजह से क्या होगा कि हेड ऑफ द रिवर पर वो एकदम से बहुत सारा वाटर नीचे की तरफ फ्लो करेगा, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा, हमारी रिवर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी. तो हमारी रिवर क्या करेगी, एट द बैंक्स ऑफ द रिवर वो उनकी मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन करेगी, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स आ जाएंगे. तो कौन कौन से सेडिमेंट्स होते हैं? ट्रैक्शन लोड होता है, मटेरियल ऑफ सोल्यूशन होता है, मटेरियल ऑफ सस्पेंशन होता है. तो गाइज, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए एंड उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो गाइज, अभी क्या हुआ कि एनर्जी ऑफ द रिवर इज मैक्सिमम एट द हेड, दैट इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट. तो वहां पर हो रही है इरोजन. एंड गाइस, क्या होगा कि विद टाइम हमारे रिवर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वाटर और ज़्यादा इन सेडिमेंट्स को कैरी नहीं कर पाएगा एंड हेंस उनकी डिपोजिशन होनी शुरू हो जाएगी. एंड ये बेसिकली होता है एट द माउथ ऑफ द रिवर एंड इसीलिए वहाँ पर हमारे फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, जैसे कि डेल्टाज. तो हमारे फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनने वाले हैं हेड ऑफ द रिवर पर एंड डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनने वाले हैं माउथ ऑफ द रिवर पर. तो गाइस, अभी इस वीडियो में हम लोग फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे, जिसमें आती हैं आई शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैलीज, कैनियंस, ग्योर्जेस, कैटरेक्ट, रैपिड्स एंड अ लॉट मोर. तो गाइस, पहले बात करते हैं आई शेप्ड वैलीज की. तो गाइज, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो ये हेड ऑफ द रिवर पर बनेगी क्योंकि ये इरोजनल लैंडफॉर्म है. दूसरी चीज ये है कि गाइज यहाँ पर होने वाली है वर्टिकल कोरेजन एंड द हाइड्रोलिक एक्शन, क्योंकि गाइज हमारा वाटर बहुत ही ज्यादा हाइट से नीचे की तरफ गिरेगा, जिसकी वजह से रिवर बेस की हो जाएगी इरोजन एंड वहां पर कोरेजन भी हो जाएगी. गाइस, कोरेजन क्या होता है? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स एंड कोरोजन का मतलब होता है केमिकल डिसइंटीग्रेशन. लेकिन जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है दैट इज द कोरेजन
इसका मतलब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स होने वाली है। तो गाइज अगर जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा हाइट से एकदम से नीचे गिरेगा तो उसकी इरोजिविटी, उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा गाइज, एकदम से पानी नीचे गिरेगा जिसकी वजह से यहाँ पर होगी वर्टिकल कोरेजन, मतलब वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स, जिसकी वजह से गाइज यहाँ पर आई शेप्ड वैलीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, हेड ऑफ द रिवर पर बनेगी एंड बनेगी वर्टिकल कोरेजन के कारण। अभी बात करते हैं गाइज वी शेप्ड वैलीज की। आपको पता है कि एट द हेड ऑफ द रिवर स्लोप्स आर वेरी स्टीप, लेकिन धीरे धीरे स्लोप्स जेंटल होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन गाइज रिवर की स्पीड, उसकी एनर्जी तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो होगा क्या कि पहले वर्टिकल कोरेजन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अभी गाइज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कोरेजन होनी भी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से डेप्थ ऑफ द रिवर तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी उनकी विड्थ भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज बेसिकली द ओपनिंग ऑफ द आई शेप्ड वैलीज एंड यहाँ पर क्या हो जाएगी, वी शेप्ड वैलीज की फॉर्मेशन। तो गाइस आई शेप्ड वैली क्यों बनी थी, वर्टिकल कोरेजन के कारण। लेकिन जब आई शेप्ड वैली की हॉरिजॉन्टल कोरेजन हो गई तो यहाँ पर वी शेप्ड वैली की फॉर्मेशन हो गई है। तो गाइस आई शेप्ड वैलीज कहाँ पर बनी, हेड ऑफ द रिवर पर। अभी आई शेप्ड वैली से ही वी शेप्ड वैली बन रही है, तो ये भी बनेगी गाइस हेड ऑफ द रिवर पर एंड ये बनेगी हमारी हॉरिजॉन्टल कोरेजन के कारण। अभी गाइस क्या हुआ कि रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, स्लोप्स बहुत जेंटल हो गई, लेकिन यहाँ पर दोबारा से बहुत ज़्यादा वर्टिकल कोरेजन हो गई एंड बहुत ही ज़्यादा हॉरिजॉन्टल कोरेजन भी हो गई, जिसकी वजह से डेप्थ ऑफ द रिवर तो इंक्रीज हुई ही, लेकिन साथ में विड्थ ऑफ द रिवर भी इंक्रीज हो गई, जिसने बना दिया हमारा कैनियन एंड द एग्जाम्पल इज द ग्रेट कैनियन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो गाइज आई शेप्ड वैली से वी शेप्ड वैली कब बनी, जब वहां पर हॉरिजॉन्टल कोरेजन हुई। अभी जो हमारे कैनियंस है वो कब बनेंगे, जब वी शेप्ड वैली की वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल कोरेजन होगी। एंड गाइज ऐसा ही एक कैनियन प्रेजेंट है हमारे नॉर्थ अमेरिका में। गाइज अभी क्या हुआ कि वी शेप्ड वैली की जो वर्टिकल कोरेजन है वो बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से डेप्थ ऑफ द रिवर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई एंड इसीलिए यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी ग्योर्जेस की। दिस इज ऑल्सो द इरोजनल लैंडफॉर्म्स विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रिवर एक्शन। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कैसे वर्टिकल कोरेजन एंड हॉरिजॉन्टल कोरेजन के कारण हमारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो एक बार दोबारा देखते हैं गाइज, आई शेप्ड वैली कब बनी, हेड ऑफ द रिवर पर जब वर्टिकल कोरेजन हुई। अभी ओपनिंग ऑफ द वैली होनी शुरू हो गई ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कोरेजन, जिसकी वजह से विड्थ ऑफ द रिवर इंक्रीज हुई एंड यहाँ पर वी शेप्ड वैलीज बन गई। अभी गाइस हॉरिजॉन्टल कोरेजन भी हो गई, वर्टिकल कोरेजन भी हो गई हमारी वी शेप वैली की, तो कैनियन बने। अभी गाइस वी शेप वैली की जो वर्टिकल कोरेजन थी वो हुई, लेकिन हॉरिजॉन्टल कोरेजन उतनी नहीं हुई, तो यहाँ पर बन गए ग्योर्जेस एंड द एग्जाम्पल इज द ग्योर्जेस ऑफ कश्मीर। तो अभी गाइस बात करते हैं स्ट्रक्चरल बेंचेस की। गाइस बेंचेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी क्लास में बैठे हैं तो बेंचेस क्या होते हैं, अपलिफ्टेड चीज होती है एंड साइड्स पे क्या होते हैं, सॉर्ट ऑफ डिप्रेशंस। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे स्ट्रक्चरल बेंचेस का। गाइज आप क्या देख सकते हैं कि कैसे हमें फ्लोटिंग लैंड टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इन्हें ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल बेंचेस। तो ये गाइज बनते हैं वहां पर जब हमारी जो रिवर होती है उसके बेस पर सॉफ्ट सबस्ट्रेटा एंड हार्ड सबस्ट्रेटा ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती है। मतलब पहले अगर 1 मीटर एरिया में हमारी सॉफ्ट सबस्ट्रेटा थी तो 1 मीटर में हार्ड सबस्ट्रेटा आई, फिर सॉफ्ट फिर हार्ड। तो गाइज इससे क्या होगा, जो हमारी सॉफ्ट सबस्ट्रेटा है वहां पर सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे से एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है, सीमेंटेड नहीं है, जिसकी वजह से जब वाटर फ्लो करेगा तो उनकी जो कोरोजन है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारी सॉफ्ट सबस्ट्रेटा है उसकी इरोजन, उसकी कोरेजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दी हार्ड सबस्ट्रेटा, क्योंकि हार्ड सबस्ट्रेटा में गाइस जो हमारे सेडिमेंट्स है वो बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सीमेंटेशन हो रखी है। तो गाइस क्या होगा, रिवर फ्लो के कारण डिफरेंट तरह का पैटर्न होगा इरोजन ऑफ द सॉफ्ट सबस्ट्रेटा एंड द हार्ड सबस्ट्रेटा। मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट सबस्ट्रेटा की इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी लेकिन हार्ड सबस्ट्रेटा की उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो जब ये प्रोसेस हो चुका तो गाइस क्या होगा, जो हमारी हार्ड सबस्ट्रेटा है
वो अपलिफ्टेड एरिया की तरह दिखाई देगी एंड सॉफ्ट सबस्ट्रेटा वाली जगह पर बन जाएंगी सॉर्ट ऑफ डिप्रेशंस एंड इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलने वाले हैं स्ट्रक्चरल बेंचेस। तो ये क्यों बना? क्योंकि हमारी हार्ड सबस्ट्रेटा एंड सॉफ्ट सबस्ट्रेटा किस में प्रेजेंट थी? ऑल्टरनेटिव मैनर में, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पर कोरेजन हुई, इरोजन हुई एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर सेडिमेंट्स वॉश अवे वहां से हो गए, जो कि सबसे ज्यादा हुए सॉफ्ट सबस्ट्रेटा के एंड उससे कम हुए हार्ड सबस्ट्रेटा के, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पर स्ट्रक्चरल बेंचेस की फॉर्मेशन हो गई विच आर बेसिकली द अपलिफ्टेड एरियाज ऑन द रिवर बेस। तो गाइस अभी बात करते हैं हम लोग रैपिड एंड कैटरेक्ट की। तो गाइस हमने क्या देखा, जो स्ट्रक्चरल बेंचेस हैं उसमें हॉरिजॉन्टल मैनर में प्रेजेंट थी हमारी हार्ड सबस्ट्रेटा एंड दी सॉफ्ट सबस्ट्रेटा, जिसकी वजह से अपलिफ्टेड एरिया एंड डिप्रेशंस की फॉर्मेशन हुई, जिसे हमने स्ट्रक्चरल बेंचेस का नाम दिया। लेकिन अगर गाइस ऐसे उल्टा हो जाए कि हमारी हार्ड सबस्ट्रेटा एंड सॉफ्ट सबस्ट्रेटा वर्टिकल मैनर में हो, मतलब सबसे नीचे हार्ड सबस्ट्रेटा, फिर उसके ऊपर सॉफ्ट सबस्ट्रेटा, फिर हार्ड, फिर सॉफ्ट, तो इससे गाइस क्या होगा, जब वाटर फ्लो करेगा तो हमारी सॉफ्ट सबस्ट्रेटा की ज्यादा इरोजन होगी एंड हार्ड सबस्ट्रेटा की नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से गाइस आफ्टर कोरेजन, आफ्टर इरोजन क्या होगा, जो हमारी हार्ड सबस्ट्रेटा है उसकी विड्थ बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हमारी सॉफ्ट सबस्ट्रेटा की जो विड्थ है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी एंड वो ऐसे दिखाई देगी जैसे हम लोग फिंगर पर कुछ भी बैलेंस करने की कोशिश करें, तो मतलब वहां पर कॉरिडोर टाइप फॉर्मेशन हो जाएगी। तो गाइस अभी देखते हैं कि जैसे एकदम से वाटर आया तो क्या होगा, वो हार्ड सबस्ट्रेटा से टकराएगा, फिर सॉफ्ट सबस्ट्रेटा में घुस जाएगा, फिर से बाहर आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जंपिंग ऑफ द रिवर जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा एंड इसी को बोलते हैं रैपिड। तो रैपिड क्यों बने? क्योंकि हमारी हार्ड सबस्ट्रेटा एंड सॉफ्ट सबस्ट्रेटा वर्टिकली ऑल्टरनेटिव मैनर में प्रेजेंट थी। हमारी सॉफ्ट सबस्ट्रेटा की इरोजन ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू दी हार्ड सबस्ट्रेटा, जिसकी वजह से गाइस जब वाटर फ्लो हुआ तो वो बेसिकली जंप कर गया, क्योंकि हार्ड सबस्ट्रेटा बहुत हार्ड थी एंड उसकी कोरोजन वो नहीं कर पाया एंड इसी की वजह से क्या हुआ, जंपिंग ऑफ द रिवर होनी शुरू हुई, जिसे हमने बोल दिया रैपिड। लेकिन अगर रैपिड का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, वो ज्यादा बड़ा हो जाए, जंपिंग ऑफ द रिवर ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, कैटरैक्ट। तो गाइस हमने देखा कि स्ट्रक्चरल बेंचेस बने जब हार्ड सबस्ट्रेटा एंड सॉफ्ट सबस्ट्रेटा प्रेजेंट थी हॉरिजॉन्टल मैनर में एंड रैपिड की फॉर्मेशन हुई जब ये ऑल्टरनेटिव पैटर्न प्रेजेंट था वर्टिकल डायरेक्शन में। तो गाइस जैसा कि यहाँ पर रिवर की जंपिंग होगी, इसीलिए हम लोग इन्हें जंपिंग लैंडफॉर्म का नाम भी दे सकते हैं। तो गाइज अभी बात करते हैं वाटरफॉल की। तो गाइज आप ये बताओ कि स्टीप स्लोप से सबसे ज्यादा कहाँ होती हैं? हमारी रिवर की विड्थ सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे वाली वीडियो पक्का देख लीजिए गाइज, ठीक है गाइज। तो हेड पर जो स्लोप्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टीप हैं, मतलब पानी बहुत ही ज्यादा हाइट से एकदम नीचे गिरने वाला है। इसी लैंडफॉर्म को हम लोग बोलते हैं वाटरफॉल। जब पानी एकदम से बहुत ही ज्यादा हाइट से, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी से नीचे गिरता है तो उसे वाटरफॉल का नाम दिया जाता है। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा वाटरफॉल, मतलब बहुत ही हाइट से एकदम से वाटर नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा, रिवर बेस की हो जाएगी कोरेजन, या फिर यहाँ पर हाइड्रोलिक एक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होगा इरोजन के लिए। तो गाइस हुआ क्या कि रिवर बेस पर बहुत ही ज्यादा इरोजन हो गई, जिसकी वजह से गाइस यहाँ पर होल की फॉर्मेशन हो गई, मतलब यहाँ पर डिप्रेशन बन गया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेसिव इरोजन हो चुकी है एंड ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट होल। एंड गाइस हुआ क्या कि बहुत ज्यादा इरोजन होती गई, जिसकी वजह से इस डिप्रेशन का, इस होल का साइज और बड़ा हो गया। लेकिन हुआ क्या कि वाटर की इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से गाइस जो ये आपको साइड पर रॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी इस होल में आकर गिर गए एंड यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, प्लंज पूल। तो ऐसे क्या हुआ कि वाटरफॉल ने पहले पोर्ट होल की फॉर्मेशन की, पोर्ट होल और बड़ा हो गया तो यहाँ पर हमारे प्लंज पूल की फॉर्मेशन हो गई है। तो गाइज ये हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स को कवर कर लिया है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की।
So guys, if you enjoyed my video, then do like, share and subscribe, and stay tuned if you want to view the next videos also. Thank you guys.